Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोगों की एक थोड़ा डिफरेंट टाइम है। इससे पहले आपकी क्लास शाम को मॉर्निंग में हो रही थी, क्योंकि हम लोग एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं इस फेज का, केमिस्ट्री का। तो लेकिन उस चैप्टर से जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होंगी तो अच्छा रहेगा, मतलब जिन्हों हमारे लिए आगे के लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चाहे वो जेई का लेवल हो, चाहे एनटीएससी का लेवल हो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, हमने जो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने जो मेन 3 स्टेट थे, वैसे तो प्लाज्मा स्टेट भी था, ठीक है, और वो बोस कंडेंसेट भी था। फिलहाल हमने देखा था सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फेज बहुत इंपॉर्टेंट थे बच्चों। इसमें आज की क्लास में हम सिर्फ गैसियस स्टेट पे फोकस करेंगे, ठीक है। और कॉम्पिटेट गैसियस स्टेट और इस गैसियस स्टेट के कॉम्पिटेटिव अप्रोच पे कैसे होना चाहिए, कैसा कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है, गैस को कैसे रिलेट करते हैं। अब तक हमने केवल बेसिक बात की, गैस क्या होता है, उसके इंटरएटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, ये तो बेसिक बात है, ठीक है। तो आज हम थोड़े एडवांस बात करेंगे, और जिसपे क्वेश्चंस आईआईटी में बनते हैं, एनटीएससी में बनते हैं, ओलंपियाड में बनते हैं, ठीक है। अब आप जिसको भी टारगेट कर रहे हैं, हर एक एस्पेक्ट को हम कवर करते हैं। तो एक्स्ट्रा इनपुट में लिखिए, ये एक्स्ट्रा इनपुट है इस चैप्टर के लिए, लिखिए गैस एंड मोल, गैस एंड मोल। देखिए बच्चों, छोटा सा टॉपिक है गैस एंड मोल। गैस को मोल से कैसे रिलेट करेंगे, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, गैस एंड मोल। ध्यान दो, मान लीजिए कि ये कंटेनर है, इसमें एक पिस्टन लगा है, ठीक है, और ऐसे इसमें कुछ गैस भरी हुई, कुछ गैस भरी हुई है, गैस का छोटा सा अमाउंट कुछ है, ठीक है। 10 ग्राम गैस, 20 ग्राम गैस, कुछ भी एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस भर लीजिए इसमें, राइट। अब मैं पूछूं कि इसमें हमने 10 ग्राम गैस भरी है, क्या बच्चों, इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और, क्योंकि आप लोग मोल भी शायद नहीं समझते होंगे, पर मोल का हल्का सा बात कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक पॉइंट समझते हैं मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जैसे CO2, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको निकालना है तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, 2 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन एटॉमिक वेट 16 होता है, तो 16 इंटू 2 और प्लस 12, 44 आ गया। इसी प्रकार अगर हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे हमने यूरिया ले लिया, सॉरी यूरिया ले ली, हाँ, NH2, CONH2, ये कंपाउंड, इसको यूरिया बोलते हैं, यूरिया। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो क्या बोलेंगे सर, इसमें एक इसका जो मॉलिक्यूलर वेट चाहिए यूरिया का, तो यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन 14 है, प्लस 2 हाइड्रोजन है, दोनों का एटॉमिक वेट 1 होता है, प्लस एक कार्बन है 12 एटॉमिक नंबर, एक ऑक्सीजन है 16 एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, फिर से हाइड्रोजन का 1, देखिए 60 आ गया। अब बताओ, CO2 का एटॉमिक वेट 60 है और CO2 का एटॉमिक वेट 60 है, सर CO2 का एटॉमिक वेट 44 है और इसका एटॉमिक वेट कितना है, 60 है। सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर वेट की बात समझिए कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। तो एक तो हमने आपको बताया एग्जांपल 1, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट आपने कैसे निकाला, फिर एग्जांपल 2, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला। क्या आप लोग अब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ऐसे निकालते रहे हैं या निकाल सकते हैं। जो भी कंपाउंड आ जाए, जैसे कि कंपाउंड आ जाए, देखिए इधर हल्का सा कैमरा इधर करते हैं, शायद बोर्ड मिस हो रहा है इधर। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने एक बहुत, एग्जांपल 3, एक बेस होता है NaOH, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, तो Na का, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना आ गया, 40। आपको जो भी एग्जांपल चाहिए, एग्जांपल 5, HCl, HCl का मॉलिक्यूलर वेट आपको चाहिए, H होता है 1 और Cl 35.5, टोटल हो गया 36.5। इस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, राइट। पहला पॉइंट हो गया मॉलिक्यूलर वेट। एटम के जो एटॉमिक वेट आपने हो सकता है टेबल याद की हो किसी क्लास में, तो एटॉमिक वेट को जोड़ते जाइए, मॉलिक्यूलर वेट बनता जाएगा। तो गैस एंड मोल, हमारा एम है गैस और मोल को रिलेट करना, लेकिन उससे पहले एक छोटा पॉइंट समझे, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। अच्छा बच्चों, अब इसमें
पहला पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट समझ गए, मॉलिक्यूल में जो एटम है उनके एटॉमिक वेट को जोड़िए, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट लिखें बच्चों, पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। देखो जैसे कि बात करें CO2, अगर हम CO2 देखें बच्चों, देखो CO2 ऐसा है, एग्जांपल है CO2 का ले लेते हैं, C और O2। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला हमने तो कितना आ गया, कार्बन की जगह रखेंगे कितना 12, और O2 है, O2 है तो 2 इंटू 16, 2 इंटू 16 तो आ जाएगा 12 प्लस 32, टोटल कितना आ गया 44। अब बच्चों इस 44 में से अगर पूछे नहीं ये बताओ, अगर हमसे पूछते CO2 में कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो देखो ना हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला, कार्बन का 12 एटॉमिक वेट और ऑक्सीजन 2 थे, 2 इंटू 16 टोटल 12 प्लस 32 टोटल 44। अब 44 में से कार्बन का परसेंटेज बताना हो तो क्या करेंगे, तो 44 में कार्बन कितना है 12, जैसे आपके मार्क्स 44 में 12 आए तो परसेंटेज निकाल ले दो ना, वही करना है। तो परसेंटेज ऑफ, इस एग्जांपल में परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए अगर हमको, अगर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो कार्बन का वेट कितना है 12 आउट ऑफ टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना 44 और इंटू 100, ये कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना हो बच्चों, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा, ऑक्सीजन का वेट कितना है 32 आउट ऑफ 44 इंटू 100। इस प्रकार से पहले तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना मैंने आपको बताया, अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना आ गया है फिर आप किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज निकालना चाहें तो देखिए टोटल मॉलिक्यूलर वेट में उस एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, कार्बन का कितना है और दूसरे एलिमेंट यानी ऑक्सीजन का कितना है, ऐसे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो एक काम करिए, एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, हालांकि यूरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरा क्वेश्चन है, लिखिए फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखे सभी लोग, इसको तो नोट कर ही लीजिए, क्वेश्चन लिखे फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। करिए आंसर दीजिए, जैसे मैंने यूरिया में नाइट्रोजन दो जगह आता है, एक यहां पे और एक यहां पे, तो 14 ये 14 ये, 60 में नाइट्रोजन कितना परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज आप लोग निकाल सकते हैं। आंसर बताइए कोई एक भी। $46.6%। 46.6%। और किसी कोई और आंसर आया है, सर सेम आंसर है? 46.66%। ठीक है 46.6%, ठीक है यही आंसर है। टोटल नाइट्रोजन है कितना 28। सर 28। बिल्कुल बिल्कुल, आउट ऑफ 60, तो आउट ऑफ 60 टोटल क्वेश्चन लिखा ही हुआ, यूरिया का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो ये लिखा हुआ ऑलरेडी, NH2CO NH2, ये वाला इसी पे क्वेश्चन दिया मैंने। इसमें नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे और यहाँ दो जगह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14 यहाँ पे और 14 यहाँ, नाइट्रोजन कितना हो गया 28। तो आउट ऑफ 60 28 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का परसेंटेज हो जाएगा 28/60 इंटू 100। तो आप बाकी आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको आ गया, फिर आप क्या समझे इसके बाद, इसके बाद आप समझ गए कि CO2 जो होता है किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों, गैस एंड मोल तक जाने के लिए हमको तीसरा पॉइंट पढ़ना है। थर्ड पॉइंट लिखें, देखो बच्चों मोल क्या होता है, मोल 1 मोल कितना होता है, 1 मोल। तो ध्यान दो मोल क्या होता है, इसको लिए आप अपनी डेली लाइफ में देखो, आप बाजार जाते हो, अब आप बाजार गए, आपने कुछ खरीदना है ना, जैसे आप केले खरीदने हैं तो क्या बोलते हैं 1 दर्जन केले दे दो, क्योंकि केले की काउंटिंग होती है। तो जनरली हम डेली लाइफ में काउंटिंग किसमें करते हैं, दर्जन्स में, है ना, क्योंकि कोई चीज, हर चीज हम 100 नहीं खरीद सकते, ठीक है, दुकान पे गए बोले भाई 100 आलू दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते,
जिसको नंबर में काउंट करते हैं उसको हम डजन्स में बात करते हैं जनरली अपनी डेली लाइफ में। जैसे दुकान गए, आपने बोला भाई हमको 1 दर्जन केला चाहिए, तो बोलेगा ठीक है 12 केला देना, अंडरस्टूड है 12, 1 दर्जन 12, 1 दर्जन में 12 होता है, आपको भी पता है उसको भी पता है। ये हमारी कॉमन लैंग्वेज में दर्जन को हम 12 मानते हैं। जिनको हम देख सकते हैं, जिन चीजों को अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, उनको हम डजन्स में काउंट करते हैं, जो दिखता हो डजन्स में, है ना। लेकिन अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में तो केले नहीं होते हैं, क्या होते हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। और आप सभी जानते हैं कि एटम, आयन और मॉलिक्यूल नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं लो भाई 1 दर्जन एटम दे रहा हूं, और 1 दर्जन एटम दे रहा हूं, तो कहां दे रहा हूं, ना आपको दिखेंगे ना मुझे दिखेंगे, ठीक है। तो 1 दर्जन एटम तो दिखेंगे नहीं, 2 दर्जन एटम भी नहीं दिखेंगे। तो डेली लाइफ में डजन्स में जो बात करते हैं, जब केमिस्ट्री की बात आती है, यहाँ एटम, आयन और मॉलिक्यूल हैं, यहाँ 1 दर्जन कुछ दिखेगा नहीं, तो दिखने लायक क्वांटिटी चाहिए, तो बड़ा सा नंबर चाहिए, एक बहुत बड़ा नंबर। और वो बहुत बड़ा नंबर ही क्या होता है, मोल। और इसको हम एक मोल इक्वल टू, जैसे 1 दर्जन 12 होता है, वैसे एक मोल एक बड़ा सा नंबर होता है, इट इज 6.0225 6.0225 10⁻23 पार्टिकल। ध्यान रखना, पार्टिकल। पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, जैसे एटम, आयन, मॉलिक्यूल। जो नेकेड आई से नहीं दिखता वो सब ले सकते हैं पार्टिकल में, जो भी आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। एटम, आयन, मॉलिक्यूल तो मैंने बोला, इसके अलावा वायरस, बैक्टीरिया, ये सब भी इसी में काउंट होते हैं। एटम, आयन, मॉलिक्यूल, वायरस, बैक्टीरिया, जो चाहो, जो नेकेड आई से नहीं दिखता वो सब मोल। और एक मोल बोल दिया मतलब इतना बड़ा नंबर हो गया। ध्यान रखना, मुझे नहीं लगता इतनी पूरी अर्थ की पॉपुलेशन होगी। अर्थ पे पूरे इंसान इतने होंगे ये संभव नहीं है, बल्कि इंसान क्या, मुझे लग रहा है थोड़ा जो भी थोड़े से इंसान जैसे दिखने वाले हैं उन सबको भी जोड़ दें तो इतना एक मोल नहीं पहुंचेंगे। इंसानों की पॉपुलेशन पूरे अर्थ पे एक मोल नहीं है, बहुत बड़ा नंबर एक मोल, ठीक है। बट एटम, आयन या मॉलिक्यूल अगर हमको लेना है तो मोल में ही लेना पड़ता है। और मोल बिल्कुल डजन जैसा, 1 दर्जन 12, एक मोल इतना, डजन 12 मोल इतना। क्लियर है ये? मोल एक बहुत बड़ा नंबर, फिर से समझ लो, मोल एक बहुत बड़ा नंबर है, इसको दर्जन जैसा ही ट्रीट करना है, राइट। अच्छा, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और कई बार इसको शॉर्ट में हम लोग एन नॉट, एन ए लिखते हैं, एन फॉर नंबर, ए फॉर एवोगैड्रो, एन ए लिखते हैं, इसको एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एन ए बोल दिया मतलब वो 6.0225 10⁻23 की बात कर रहा है, 6.0225 10⁻23 की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो 1 मोल इक्वल टू एक बड़ा सा नंबर होता है, जो नंबर ये है। अच्छा बच्चों, अब इसी डेफिनेशन पे मैंने पहला पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट बताया, दूसरा पॉइंट बताया परसेंटेज कैसे निकालना किसी एलिमेंट का, और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, मोल पे आ गए। और मोल को मैंने कहा बिल्कुल कोई नई चीज नहीं, दर्जन में 12 होता, मोल में इतना होता। दर्जन की बात आप समझते हो, मोल की बात आप समझ जाओगे वैसे, राइट। हाँ, अब मुझे बताओ, एक छोटा सा फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं। देखो बच्चों, फॉर्मूला है मोल निकालने का, मोल इक्वल टू समथिंग, एक फॉर्मूला बनाना है। और फॉर्मूला को डेरिवेशन नहीं, जस्ट कॉमन सेंस है, इसको ऐसा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बट है कॉमन सेंस। क्या है, इस कॉमन सेंस को आएगा कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं फिर बताना। जैसे मैंने आपको 12 चीजें दे दी, तो आप बोलोगे 1 दर्जन है, क्योंकि हमको पता है 1 दर्जन इक्वल टू 12 होता है। हमने 12 दिया, दर्जन पूछा, तो बोलोगे 1 दर्जन। 24 दिया, 2 दर्जन। 36 में 3 दर्जन। 48 में 4 दर्जन। अभी क्या करें, ठीक है, कॉमन सेंस में हम बता पा रहे हैं कि सर 12 में 1 दर्जन है, 24 में 2 दर्जन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है ना। अगर हमको सॉल्व करना होता, मतलब न्यूमेरिकली बताना होता, कॉमन सेंस नहीं, तो कहते देखो ना, क्योंकि 1 दर्जन 12 के इक्वल है, अगर आप गिवन नंबर को 12 से डिवाइड करोगे तो अपने आप डजन आ जाएंगे। 4 डजन, 3, 2 और 1। इन डजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डजन निकालने के लिए गिवन नंबर पे 12 करते हैं। अगर आपको डजन निकालने हैं, कितने गिवन नंबर में कितने दर्जन हो गए, तो क्या करेंगे, गिवन नंबर अपॉन 12, गिवन नंबर अपॉन 12, 12 से डिवाइड करो, अपने आप डजन आ जाए, क्योंकि 1 दर्जन 12 के इक्वल होता है। कुछ कुछ ऐसा ही कॉमन सेंस लगाओ। n by 6.0225 into 10 to the power 23। बिल्कुल सत्य है सर, देखिए इधर। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन नंबर अपॉन किससे, इस नंबर से। अब इतना बड़ा नंबर लिखने में प्रॉब्लम होगी तो शॉर्ट में इसको Na लिख देंगे, तो n अपॉन Na। तो गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, n क्या हो जाएगा यहाँ पे, गिवन नंबर, और Na क्या हो जाएगा बच्चों, Na हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर।
तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले कोई डेरिवेशन नहीं है, मैंने इसलिए दर्जन की कहानी नीचे आपको सुनाई कि देखो ये कहानी दर्जन की है, ऐसी आप मोल की कहानी बनाओ तो आपने बना ली, ठीक है, कि गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर हो गया। तो गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर हो गया, इस प्रकार से हम मोल निकाल सकते हैं। जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हो, नंबर ऑफ गिवन नंबर में क्या हो, एटम का नंबर दिया हो, आयनों का दिया हो, मॉलिक्यूल का दिया हो, वायरस का दिया हो, नहीं दिखता है उसका नंबर दिया है, बोलता मोल निकालो, तो डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर करो, सीधे मोल आ जाए। तो मोल समझ गए बच्चों, जब भी एक मोल की बात करेगा तो इतना बड़ा नंबर सोचना है, 6.0225 10 power 23 बहुत बड़ा नंबर है, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, राइट। तो नोट कर लीजिए। फिर हम तीसरे चौथे पॉइंट की तरफ चलेंगे, और इस पे क्वेश्चन देने का मतलब नहीं, क्वेश्चन कोई भी हो बड़ा आसान होगा, सिंपली आपको गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके बाद अब हम क्या करें, मोल को ध्यान रखना, मोल को निकल अब कलेक्ट हम रिलेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, मोल को मॉलिक्यूलर वेट से रिलेट करने जा रहे हैं। मोल हम समझ गए ना, एक जब भी एक मोल की बात करेंगे इतना नंबर चाहिए हमको, एक मोल मतलब इतना बड़ा नंबर, और मॉलिक्यूलर वेट थोड़ी देर में हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, है ना। नाउ मोल इन, अब हम चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे, मोल इन मॉलिक्यूलर वेट। देखिए चौथा पॉइंट लिखिए, मोल एंड मॉलिक्यूलर वेट दोनों को रिलेट करते हैं। देखो जैसे एग्जांपल 1 ध्यान दीजिए, NaOH, हमने NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकाला कितना सर, इसका मॉलिक्यूलर वेट 23 प्लस 16 प्लस 1 40 आ गया, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 आ गया। अब जब कोई पूछे 40 क्या, तो कहेंगे सर वैसे तो एक कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन फिलहाल अभी आप क्या मानेंगे कि 40 मतलब होता है ग्राम, 40 ग्राम हो गया, 40 ग्राम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो कहते हैं इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एक वेइंग मशीन लें जिसमें रीडिंग ग्राम में आती, जैसे आप इसमें कुछ रखे तो ग्राम कितना वजन, उसका वजन बताएगा, ऐसा सोच के हमने यहाँ NaOH का एक मॉलिक्यूल रखा, हमने सोचा यहाँ पे 40 आ जाएगा, लेकिन 40 नहीं आया, एक्सपेक्टेड था 40 आएगा, 40 नहीं आया, अरे मॉलिक्यूलर वेट 40 है, इसका मतलब क्या हुआ, अरे मॉलिक्यूलर वेट 40 है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि इसके एक मॉलिक्यूल का वेट 40 है, नहीं, मॉलिक्यूलर वेट जनरली आपको ग्राम में ही लेना है, 40 है 40 ग्राम ही लेना है, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल का वेट नहीं होता बच्चों, अपने एक मॉलिक्यूल रखा रीडिंग 0, तो फिर क्या होता है, देखो अभी के हिसाब से, अपने सारे क्वेश्चन करने के हिसाब से आप क्या बोलोगे कि सर ये मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में होता है, और जब ग्राम में होता है तो ये एक मॉलिक्यूल का वेट नहीं होता है, बल्कि एक मोल मॉलिक्यूल, एक मोल मतलब बड़ा सा नंबर, इसमें एक NaOH रखा, एक और NaOH रखा, ऐसे करते करते आप इसमें NaOH बढ़ाते चले गए, और जब आपने यहाँ पे 6.0225 10 पावर 23 मॉलिक्यूल रख दिए, तब रीडिंग यहाँ पे आ जाए कितनी, 40। तो बच्चों ये 40 ग्राम है, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल का वेट नहीं है, 40 ग्राम तब आएगा जब वहां पे आप एक मोल मॉलिक्यूल रख दोगे, राइट। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, समझ के, मॉलिक्यूलर वेट, वेइंग मशीन देखो, वेइंग मशीन, एक NaOH का वेट 40 ग्राम नहीं है, एक मोल का वेट 40 ग्राम है, तो जो भी हमने मॉलिक्यूलर वेट थोड़ी देर पहले निकाले थे, चाहे यूरिया का हो, चाहे NaOH का हो, चाहे HCl का हो, वो सब ग्राम में थे, और जब ग्राम में मॉलिक्यूलर वेट होता है तो एक मोल का वेट होता है, अकेले मॉलिक्यूल का नहीं। इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट जो हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ये होता है, पहली बात तो ग्राम में होता है, हम आपको बता रहे हैं, कुछ नहीं आपको ग्राम में मानना, ये होता है वेट ऑफ 1 मोल, 1 मोल बोले तो Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, राइट। तो वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, इसको अपन नाम देते हैं क्या, कि मॉलिक्यूलर वेट और मोल का रिलेशन हो गया, जो भी जिसका मॉलिक्यूलर वेट है, पहली बात तो ग्राम में है, और ग्राम में है साथ ही साथ एक मॉलिक्यूल का वेट नहीं है, एक मोल मॉलिक्यूल का वेट, और मोल और मॉलिक्यूल दोनों मैंने इसलिए आपको पहले इंट्रोड्यूस किया ताकि समझ पाए आप।
अब यहाँ भी एक फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, बहुत बेसिक कॉमन सेंस, कोई डेरिवेशन नहीं। देखो कैसे, मोल इक्वल्स टू समथिंग अपॉन समथिंग, यहां भी आएगा, और क्या आएगा ये आप खुद सोचेंगे, मैं जस्ट एग्जांपल बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिए। हमें NaOH दिया था बच्चों, हमको पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 है, यानी इसके एक मोल का वेट 40 है। अगर हम 40 ग्राम NaOH लेंगे तो ऑब्वियसली एक मोल हो गया, लेकिन अगर हमने 40 नहीं लिया, हमने 80 ग्राम NaOH ले लिया, 80 ग्राम, कितने मोल हो गया बताओ? अरे है ना कॉमन सेंस। जब हमको पता है मॉलिक्यूलर 40 यानी 40 ग्राम एक मोल के बराबर है, तो आप 40 40 दो यानी 80 ग्राम लोग 2 मोल हो गए ना। उसी प्रकार से हम 120 ग्राम ले लें तो 3 मोल हो गए, 160 ग्राम ले लें 4 मोल हो गए। तो क्या कहेंगे, क्योंकि NaOH का एक मोल 40 के बराबर है, इसलिए जो भी वेट दिया है आप उसको 40 से डिवाइड कर दो, अपने आप मोल आ जाएंगे, अपॉन 40 अपॉन 40 अपॉन 40 अपॉन 40। यहाँ हो गए 4 मोल, यहाँ हो गए कितने मोल, 3 मोल, यहाँ हो गए 2 मोल, और यहाँ हो गया 1 मोल। तो बच्चों इसका मतलब अगर मैं कहूँ इस हिसाब से आप फॉर्मूला बनाइए, ये तो NaOH के लिए है 40/40 80/40, इस NaOH के लिए है, लेकिन अगर मैं कहूँ जनरल फॉर्मूला बताओ तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर क्या है, Given weight by weight, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, weight of ठीक one है। हाँ वेट ऑफ वन, मतलब वेट ऑफ वन क्या हो गई, मॉलिक्यूलर one वेट mole होगा ना ये। molecule. यस सर, तो वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, एक फॉर्मूला बन जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और इस फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं, जस्ट कॉमन सेंस। NaOH 40 ग्राम NaOH था, ठीक है ना। अच्छा यहीं पे एक एग्जांपल और देते हैं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो। जैसे एग्जांपल लिया हमने किसका, यूरिया का। यूरिया होता है NH2CO NH2। देखो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60। हमने 60 ग्राम यूरिया लिया और 120 ग्राम यूरिया लिया। अब बताओ जरा 60 ग्राम या कितना हो गया, एक मोल, तो ये मॉलिक्यूलर वेट 60 है तो 60 ग्राम एक मोल के बराबर हो गया, है ना। तो आपको क्या 60 ग्राम यूरिया है सर, 60/60 करोगे 1 मोल, यहाँ पे 120/60 करोगे 2 मोल। तो देख लो जरा 120 ग्राम यहाँ भी था, 120 ग्राम यहाँ भी था, लेकिन अगर 120 ग्राम NaOH का है तो 3 मोल है, लेकिन 120 ग्राम यूरिया है तो 2 मोल के बराबर है। क्यों, अरे यूरिया का एक मोल 60 के बराबर है, 120 में 2 मोल बोले जाएंगे। ऐसा मान लो यूरिया को 120 ग्राम दिया जाए, 120 ग्राम यूरिया का पाउडर दिया जाए और बोले तो आप क्या करोगे, उस 120 ग्राम को आप 60 के 2 टुकड़ों में बांटो, हर टुकड़ा 1 मोल होगा, हर 60 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे है NaOH का मॉलिक्यूलर 40 है, हमको 120 ग्राम दिया है, 120 को आप 40 के 3 पार्ट में डिवाइड करो, हर 40 ग्राम का एक पार्ट 1 मोल होगा, राइट। तो मोल एंड मॉलिक्यूलर वेट, ये हमने एक सिंपल सा काम आपसे किया। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, करिए आप लोग, लिखिए फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखिए बच्चों। जो बोर्ड वर्क है इसका हम फोटो खींच लेते हैं, आपको व्हाट्सएप कर देंगे। फिलहाल क्वेश्चन लिखिए, साथ साथ बोर्ड वर्क भी लिखते जाइए, नोट्स हमेशा बनाइए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी क्लास आपके होते हैं ना, आप सबके नोट्स जरूर बनाइए। जब ऑनलाइन क्लास में भी बिल्कुल वैसे ही बैठिए जैसे आप क्लास में बैठते हैं, सामने फोन रख लीजिए, कॉपी रख लीजिए, जो सर बोलते जा रहे लिखते जाइए, पूरे नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि एग्जाम के टाइम ये नोट्स ही काम आएंगे चीजें, ठीक है। चलिए लिख, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। चलो फाइंड आउट वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो पहले तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, और जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितने सारे मॉलिक्यूल का वेट है आपको पता है, बस एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना है सर। सर 98। नहीं 98 तो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना है। जो अगर 98 यहाँ पे 98 आ रहा है यहाँ पे, तो एक मोल इतने सारे मॉलिक्यूल का वेट 98 होगा, वहां पे यहाँ 40 लिखा हुआ 98 लिखना, 98 इतने सारे मॉलिक्यूल का वेट है, तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा 98 by and भैया,
98 में मॉलिक्यूलर वेट 98 आ रहा है मुझे पता है। 6.0225 into ठीक है वाला, ठीक है 98, लेकिन 98 कितने मोल का वेट है? वेट ऑफ 1 मोल है ये, 98 by वेट ऑफ Avogadro Na number. एटम, Na मतलब हाँ वेट ऑफ Na एटम इतना है, तो वेट ऑफ 1 एटम कितना होगा? 98 बाई Na। Na क्या है यहाँ पे? एवोगैड्रो नंबर। देख लीजिए, इस प्रकार से आप करोगे तो काम हो जाएगा, राइट। बच्चों हम लोग गैस और मोल की तरफ जा रहे हैं। हम स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट पे हमको फोकस करना था, बट इस सब चीजों के बिना बताए हम गैसियस स्टेट पे फोकस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सब बेस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, Na का एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रखिए, उसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है। तो हमारे पास मोल निकालने के दो फॉर्मूले आ गए। पहले तो मोल क्या ही समझिए, तो मोल निकालने के दो फॉर्मूले, एक हो गया N अपॉन Na, गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर जब नंबर दिया हो, और दूसरा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जब मास दिया हो किसी मॉलिक्यूल का, ठीक है। दो तरीके से मोल निकालते हैं, समझ गए। आइए ये चौथा पॉइंट, हम पांचवा पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। पांचवा पॉइंट पढ़ने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जहां बैठे हो क्या वहां हवा है? जहां आप बैठे हो अपने घर में, वहां हवा होगी तभी तो आप हो ना। क्यों धैर्य, बताओ। Yes sir. जहां आप बैठे वहां हवा है? Yes sir. कैसे बताओगे? हमको दिखाओ, हवा है तो दिखाओ, अगर है तो दिखाओ। जैसे लोग बोलते ना भगवान है, अरे भगवान है, भगवान भी दिखता नहीं ना है, हवा भी दिखती नहीं ना है। भगवान को फील कर सकते हैं, वैसे हवा को फील कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, हवा दिखाई नहीं दे रही है। एनीबडी, आपके आसपास हवा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्यों? अरे उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं, हमारी आंखें उसको देखने के लिए संभव नहीं, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, बहुत अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तब कहीं दिखेगा जाकर, तब तक नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हमारे चारों तरफ हवा है, गैस है, लेकिन हमें गैस दिखाई नहीं देती, रीजन उसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं। तो हम गैस को डिफाइन कैसे करेंगे? अरे गैस को डिफाइन करने के लिए कैसे बताएंगे गैस है? तो ऐसा बोलते हैं कि गैस के लिए हमारा पांचवा पॉइंट है गैस। तो देखो बच्चों, गैस जो होती है ना, अगर मैं बोलूं इस कंटेनर में, ये कंटेनर है, जैसे रूम, हमने बोला आप बताइए, आप जिस रूम में बैठे हो हवा है, आपने बोला है लेकिन दिखा नहीं पा रहे। उसी प्रकार क्या है, इस कंटेनर में हवा है लेकिन दिखा नहीं पा रहे। लेकिन हाँ, हवा को डिफाइन कैसे करेंगे, किसी भी गैस को डिफाइन कैसे करेंगे? तो कहते हैं एक पिस्टन लगा दिया ये, और कहते हैं इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर ध्यान दीजिए गैस है। अब हमने कहा ठीक है, यहाँ 1 मोल गैस रख देते हैं, 1 मोल गैस, 1 मोल गैस। बच्चों यहाँ 1 मोल गैस भर दी, और मैं पूछूं ठीक है 1 मोल गैस मतलब कितने कितने मॉलिक्यूल भरे हैं? कोई भी गैस ले ली, उसके हमने मॉलिक्यूल कितने भर दिए? 6.0225 10 पावर 23, 6.0225 10 पावर 23 मॉलिक्यूल भर दिए गैस के। इतने सारे मॉलिक्यूल भर दिए गैस के, मैं पूछूं बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा? इस गैस का वॉल्यूम, 1 मोल गैस भरी है, कितना वॉल्यूम होगा? तो आप कहोगे सर ऐसा थोड़ी होता गैस का वॉल्यूम बता पाए, क्यों? उतनी ही गैस जो है ना, हमने पढ़ा था ना गैस का, कंप्रेस कर गैस सकते का, हैं। हाँ कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। उतनी गैस को कम वॉल्यूम में आ सकती है, ज्यादा वॉल्यूम में आ सकती है। तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। हमने 1 मोल गैस लिया, लेकिन मैं पूछूं इसका वॉल्यूम बताओ, तो आप वॉल्यूम नहीं बता पाओगे, क्यों? अरे इसको, इसी गैस को गर्म कर दो, पिस्टन ऊपर चले जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसको प्रेशर बढ़ा दो, इस पे ऊपर से प्रेशर लगा दो, तो क्या पिस्टन नीचे आएगा, वॉल्यूम घट जाएगा। तो गैस उतनी है, टेम्परेचर बदलने पे, प्रेशर बदलने पे इसका वॉल्यूम बदल रहा है। यानी वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और प्रेशर पे। इसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, इस गैस का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। क्यों फिक्स नहीं है? एज इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर।
इन पे डिपेंड करता है। टी और पी में कुछ भी बदलोगे, आप टेम्परेचर बदल दो तो भी बदल जाएगा, आप प्रेशर बदल दो तो भी बदल जाएगा। टेम्परेचर और प्रेशर में कुछ भी चेंज कर दो ये बदल जाएगा। तो कहा एक काम करो, अगर टी और पी बदलने पे वॉल्यूम बदल रहा है ना, अगर हम टी और पी को फिक्स कर दें तो वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। हाँ, अगर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो गए तो वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, पहले इसकी कंडीशन फिक्स की, और कंडीशन की ही क्या करेगी, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड टेम्परेचर जो होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एसटीपी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इस 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 273 केल्विन भी बोलते हैं, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर। कहते हैं अगर टेम्परेचर एसटीपी, अगर कंडीशन गैस की एसटीपी, एसटीपी या एनटीपी भी बोलते हैं, कई बार इसको एनटीपी भी बोलते हैं, एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों एक ही बात है, एसटीपी बोले एनटीपी बोले, गैस के लिए दोनों सेम लेना हमको, यही टेम्परेचर 0 डिग्री, प्रेशर 1 एटीएम। हाँ, तो चूंकि इस गैस, 1 मोल गैस का प्रेशर और टेम्परेचर कुछ ही बदले तो वॉल्यूम बदल रहा, तो हमने कहा ठीक है, वॉल्यूम टी और पी पे डिपेंड करता है, तो हमने टी और पी को ही फिक्स कर दिया। और क्या फिक्स किया, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और फेज प्रेशर। आप कहते हैं क्या हमेशा एसटीपी फिक्स करना जरूरी, नहीं, आप कोई टेम्परेचर फिक्स करो, जो टेम्परेचर और प्रेशर मन करे वो फिक्स कर दो। अगर आपने कंडीशन फिक्स कर दी तो वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। हमने फिलहाल एसटीपी लिया है, फ्रीक्वेंटली यूज एसटीपी होता है, एसटीपी और एनटीपी, एसटीपी और एनटीपी ये हमारी नॉर्मल कंडीशन हैं। तो अगर हमने गैस को एसटीपी या एनटीपी कंडीशन कर दी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कर दिया, हमने कंडीशन फिक्स कर दी तो वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो देखिए, 1 मोल गैस का प्रेशर, वॉल्यूम इस कंडीशन में, तो देखिए पार्ट ए इसका, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, देखो बच्चों वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, लेकिन कब, एट एसटीपी। ऐसा पाया गया कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे होता है 22.4 लीटर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 22,400 मिलीलीटर। देख लो बच्चों, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 0 से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ना तो 0 के इक्वल होगा ना इनफाइनाइट के इक्वल होगा, लेकिन हाँ 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे ये 22.4 लीटर के बराबर होता है, राइट। एसटीपी, कंडीशन फिक्स वॉल्यूम फिक्स, कंडीशन फिक्स वॉल्यूम फिक्स, कंडीशन बदलता तो वॉल्यूम बदल जाता, मतलब कंडीशन फिक्स तो वॉल्यूम फिक्स। क्लियर है ये? तो गैस को डिफाइन, गैस दिखती नहीं है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर से। अरे आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें गैस है, बोलते गैस खत्म हो गई, गैस खत्म हो गई, सिलेंडर का वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा, वो सिलेंडर का वॉल्यूम उतना ही है, उस गैस सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर कम हो गया, क्यों, गैस निकल गई इसलिए खत्म हो गई। इसलिए गैस को डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, चाहे टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर हो, राइट। अब कहा गया अगर हम कंडीशन एसटीपी लेते हैं तो 1 मोल गैस, 1 मोल कोई भी गैस, अभी हम कोई भी गैस बता रहे हैं, 11th में जब पहुंचेंगे तो हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस या नॉन आइडियल गैस की। अभी आप जो भी पढ़ेंगे सब गैस आइडियल होंगी, वहां पे हम आइडियल और नॉन आइडियल में चले जाएंगे। फिलहाल क्या बोल रहे हैं, 1 मोल कोई भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है या 22,400 मिलीलीटर होता है। अब बताओ, फिर एक फॉर्मूला बनाना है क्या, अगर मैं आपसे बोल देता हूं, देखिए कि एट एसटीपी 22.4 लीटर लिया है, तब तुरंत बोलोगे 22.4 लीटर मतलब 1 मोल होगा, क्योंकि डेफिनेशन है ये। 44.8 लीटर, 44.8 लीटर मतलब 2 मोल हो गया, ठीक है। 67.2 लीटर 3 मोल हो गया, 134.4 लीटर 6 मोल हो गया। कैसे पता कर रहे हो सर, 1 मोल इसके बराबर है, गिवन नंबर बाय 22.4, सत्य वचन, आपने सत्य की खोज कर ली मित्र। देखिए यहाँ कितने मोल हो गए, 6, यहाँ कितने हो गए 3, यहाँ कितने हो गए 2, यहाँ कितने हो गए 1। तो कैसे आएगा मोल, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, बट ये दोनों वॉल्यूम एसटीपी पे होने चाहिए। तो हम पार्ट बी में लिख सकते हैं, या हाँ पार्ट बी,
मोल इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन V नॉट। ध्यान दीजिए बच्चों, V क्या हो जाएगा, V गिवन वॉल्यूम एट STP, गिवन वॉल्यूम एट STP, और V नॉट कितना हो जाएगा, V नॉट होगा या तो 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको लीटर में रखना है कि मिलीलीटर में रखना है, या तो फॉर्मूला ना, इस फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला जो ये दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, दोनों को आप सेम यूनिट में रखना है, सेम यूनिट। सेम यूनिट का मतलब ये हुआ, अगर आपको न्यूमरेटर लीटर में है तो डिनोमिनेटर को लीटर में रखो, अगर न्यूमरेटर मिलीलीटर में है तो डिनोमिनेटर को मिलीलीटर, मिलीलीटर में 22,400 रखना है। मतलब ये रेशियो में, रेशियो कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, रेशियो शुड बी डायमेंशन लेस, रेशियो कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो हमने फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला है मोल का, अपॉन Na गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, दूसरा था वेट अपॉन एटॉमिक वेट, और तीसरा V अपॉन V नॉट। और मैंने नहीं, मैंने कहा तीनों फॉर्मूले कॉमन सेंस, आप ही लोगों ने तो बताए फॉर्मूले सारे, गैस एंड मोल, गैस एंड मोल कैसे करना है, तो ये सारे फॉर्मूले आपने ही बताए, बस इसको मैंने डेफिनेशन बताई, उसी डेफिनेशन कॉमन सेंस में यहाँ कन्वर्ट किया, इसी को हमने फॉर्मूले में यहाँ लिख दिया। तो गैस की कंडीशन, बट ये फॉर्मूला कब वैलिड है, STP पे, अगर STP है तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज नहीं। आप 22.4 से डिवाइड करके मोल निकाल सकते हैं लीटर को, गैस के वॉल्यूम को, तभी निकाल सकते हो कंडीशन STP हो, अगर कंडीशन STP नहीं है तो हम इसको नहीं निकाल सकते, राइट। आई थिंक मोल नोट्स आप बना रहे होंगे, फिर भी हम फोटो खींच लेते हैं। अच्छा ये बताओ, STP पे तो ठीक है, अगर कंडीशन STP नहीं हुई तो आप क्या करोगे, तो इसके लिए हम पॉइंट नंबर 6, सॉरी नोट नंबर 1 समझेंगे। नोट नंबर 1, गैस को हमने समझाया है, ये गैस थी, गैस, एक मोल गैस का वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, लेकिन STP पे 22.4 लीटर होगा, पहली बात, राइट। अदरवाइज एक मोल गैस का वॉल्यूम हो कुछ भी सकता है, राइट। तो ये पूरी एक्सरसाइज के बाद हम अब देख रहे हैं नोट नंबर 1। ये जो चौथा पॉइंट था खत्म हो गया, मुझे बताना है नोट नंबर 1। मोल कैसे निकालेंगे, तो नोट नंबर 1 देखिए बच्चों, फॉर मोल्स ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस कैसे निकालेंगे, गैस के मोल कैसे पता करेंगे। देखो हमें ऐसे गैस दे दी है, ये यहां बोला गैस भरी हुई, लो पूछा बताओ कितने ग्राम गैस भरी है, तो कहेंगे भाई कितना, गैस का वेट कितना है, तो हम कहेंगे यार गैस का वेट क्या, एक काम करते हैं, अगर मोल पता लग जाए तो मोल से तो वेट आ ही जाएगा, क्योंकि मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, वहां मोल की वैल्यू रख के मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। तो गैस भरी हुई थी, हमसे ऐसे बोला बताओ इसमें कितना कितना गैस है, तो हमने कहा यार गैस कितना है कैसे बताएंगे, पहले गैस के मोल निकाल लें। तो कहते हैं अगर इसकी कंडीशन, अगर गैस का टेम्परेचर प्रेशर STP है तो मोल निकालने का तरीका अलग होगा। मोल्स ऑफ गैस क्या है, एट STP, अरे STP है तो मोल निकालना, यही सीधे फॉर्मूला यूज करो, V अपॉन V नॉट, मोल इक्वल टू V अपॉन V नॉट, V, इसके पूरी चीज आपको पता है। लेकिन अगर कंडीशन STP नहीं है, इन जनरल कंडीशन, इन जनरल कंडीशन, और जो जनरल कंडीशन में क्या होगा, मतलब कोई टेम्परेचर T, कोई प्रेशर P है, तो वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो कहते हैं देखो भाई अगर STP है तो मोल ऐसे आ जाएगा, मोल आ गया फिर वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल का दूसरा फॉर्मूला वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट है, उसमें मोल उठा के रख देना, वहां से वेट निकाल लेना। लेकिन जनरल कंडीशन, यानी जनरल कंडीशन मतलब STP हो भी सकता नहीं भी हो सकता, अगर STP है तो इसी को यूज करो, STP नहीं है भाई, ये तो ये हम बता रही जनरल है, कभी भी यूज कर सकते हैं, STP है तो भी, नहीं है तो भी, बट STP है तो आसान कैलकुलेशन के लिए इसको यूज करें। हाँ, इन जनरल कंडीशन क्या करेंगे, हम यूज करते हैं, यूज एक इक्वेशन आती है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, क्या है ये इक्वेशन, तो कहते हैं ये गैस के टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम को रिलेट करती है,
गैस के टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल, यहाँ पे n मोल अगर गैस के हैं तो मोल को रिलेट करें, इन चारों को रिलेट करती है। और ऐसा बोलते हैं कि कभी भी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो होता है कुछ ऐसे रिलेट होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, एन मोल हो गया और आर एक कांस्टेंट है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। अगर कंडीशन एसटीपी है तो ऐसे मोल निकालेंगे इधर से, अगर कंडीशन एसटीपी नहीं है तो मोल यानी एन निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज करेंगे, पीवी इक्वल टू एन आर टी। इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, हर आइडियल गैस के लिए वैलिड है, हर गैस के लिए, चाहे वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, NO2 कोई भी गैस है, सबके लिए वैलिड है पीवी इक्वल टू एन आर टी। क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। हर इंस्टेंट पे यूज कर सकते हैं, गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन हमेशा फॉलो होता है। गैस, अगर गैस आइडियल है तो रिलेशन फॉलो करेगी करेगी। यहाँ पे पीवीटी तो पता है, एन तो मैंने बताया, मोल जो हमको निकालना है, आर के बारे में समझना है, आर क्या है। आर यहाँ पे एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बताते हैं इसके बारे में। आर जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यूज फिक्स होती है, मैं लिखाऊंगा अभी क्या होती है। जब एडवांस इनपुट दे रहे हैं तो ये सब चीजें आपको बताएंगे कि गैसियस स्टेट को हम लोग पीवी को एनआरटी तब यूज करते हैं जब कंडीशन एसटीपी ना हो, अगर एसटीपी है तो ये फॉर्मूला, इसी को यूज करो। कुछ लोग बोलेंगे क्या इसको यूज नहीं कर सकते एसटीपी? अरे कर सकते हो, ये तो हमेशा वैलिड है, ये जनरल कंडीशन है, हमेशा वैलिड है। लेकिन इससे कैलकुलेशन ज्यादा होते, काहे फालतू में कैलकुलेशन करोगे? अगर एसटीपी है तो आसान कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला लगाओ ना मोल निकालने के लिए, क्यों टफ कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो, लेंदी कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ, तो पीवी को एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है और इससे गैस के मोल जनरल कंडीशन में निकलते हैं, जो हमें एसटीपी हो या ना हो कोई जनरल कंडीशन। कैसे रिलेट करते हैं आइए बात करते हैं। नोट नंबर 1 कैसे इसका उपयोग करते हैं, तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 एक्चुअली देखो, आर क्या है? आर, आर बताया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी कुछ वैल्यूज हैं जो आपको अभी याद करिए, अगले जब तक आप कंपटीशन देते रहेंगे 9th 10th 11th 12th पास, जब भी कभी आप आगे भी जाएंगे ग्रेजुएशन या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, जहां भी आप जाना चाहें, ग्रेजुएशन मींस एनी स्ट्रीम, दैट मे बी इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, व्हाटएवर इट बी, ठीक है। तो जहां भी जाएंगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आर होता है बच्चों, आर की 3 वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं। आर एक एनर्जी है, इसकी 3 वैल्यूज होती हैं। पहली है 8.31 जूल, कैलोरी में होता 1.97 कैलोरी, या एक और यूनिट है इसका 0.0817, 0.0821 सॉरी 0.0821, तो ये होता लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर। बच्चों जूल, कैलोरी और लीटर एटमॉस्फेयर ये तीनों एनर्जी के यूनिट हैं। यहां भी जूल होगा, पर मोल पर केल्विन यहां पे भी आएगा, पर मोल पर केल्विन तीनों जगह रहेगा, जूल पर मोल पर केल्विन, कैलोरी पर मोल पर केल्विन और लीटर पर मोल पर केल्विन। आर की तीनों वैल्यूज याद करना, इनमें से 3 में से कोई एक ही वैल्यू इसमें रखते हैं एक टाइम पे, कौन सी वैल्यू रखेंगे हम बताएंगे आपको, कैसे आपको चूज करना है वैल्यू। पहले वैल्यूज लिख लो और याद रखना है इनको, ये तीनों वैल्यूज आपको एनी टाइम याद होनी चाहिए, और सिर्फ 9th नहीं, पूछ लेके 5 साल तक वैल्यूज याद रहेंगी, बड़ा अच्छा रहेगा। जहां और नहीं याद रहेंगे तो हर थोड़ी देर पूछोगे, बुक देखोगे, इधर से पूछोगे, इससे पूछोगे, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। तो आपने क्या लिखा है वो जूल डिवाइडेड बाय? जूल डिवाइडेड बाय नहीं बेटा, इसका यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन, मोल और केल्विन है ये। मोल डैश केल्विन, ये तीनों में है टिटो, सेम चीज इसमें भी आएगी, सेम चीज इसमें भी आएगी। मोल ये तीनों में लिख लीजिएगा, ठीक है, टिटो, कॉपीड, कॉपीड, हियर आल्सो कॉपीड, राइट। पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यूज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चों। गैस और मोल, गैस के मोल निकाले हैं एसटीपी पे, ये अदर देन एसटीपी पे ये फॉर्मूला, इसको यूज कैसे करते हैं उस पर हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे, कि आर की वैल्यूज ये 3 होती हैं, इनमें कोई एक ही वैल्यू उठा करके आप यहाँ रखेंगे, तीनों वैल्यू यहाँ नहीं रखनी, कोई एक वैल्यू यहाँ रखनी है, कौन सी यहाँ रखनी है आइए देखते हैं।
अब देखते हैं आर की इनमें से कौन सी वैल्यू रखी जाएगी। तो नोट नंबर 3, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी में, देखो ये तो हमेशा टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहेगा, ये केल्विन में रखना हमेशा। इस मोल तो डायमेंशनलेस की कोई डायमेंशन होती नहीं है। हाँ, आर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर की वैल्यू पी और वी के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। इसकी वैल्यू रखी जाएगी अकॉर्डिंग टू पी एंड वी, अकॉर्डिंग टू प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम। समझ रहे हैं? तो अब हम यूज करने जा रहे हैं, थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहेगा, मोल का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो डायमेंशनलेस। आर की वैल्यू क्या रखेंगे इन तीनों में से? सर ये पी और वी पे डिपेंड करेगा। आर की वैल्यू पी और वी को इसके हिसाब से रखेंगे। जनरली फर्स्ट एंड या तो फर्स्ट वैल्यू यूज करते हैं, लास्ट वाली यूज करते हैं। फर्स्ट और लास्ट में कोई एक यूज करते हैं, लेकिन कैसे आर की वैल्यू कौन सी यूज करनी, फर्स्ट की लास्ट, ये पी और वी पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा आइए जानते हैं इसी नोट को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, देखिए इस केल्विन को हटा रहे हैं, यहां से यहां लिखेंगे, यही केल्विन कर देते हैं। इसका पार्ट ए था, पार्ट बी देखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पार्ट सी पीवी इक्वल टू एनआरटी। ध्यान दो, हमने एन और टी पे कंडीशन बता दी। आर क्या रखेंगे, तो ध्यान रखो, आर हमने बोला पी और वी के प्रेशर और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रखेंगे। मान लीजिए प्रेशर एटीएम एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं आप, एटीएम एटमॉस्फेयर में है, एटीएम एटमॉस्फेयर का यूनिट होता है, और वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर। देखो बच्चों, अगर वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर एटीएम में है, तो सोचिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट इस फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, लीटर इंटू एटीएम। आप कॉमन सेंस यूज करो, लेफ्ट हैंड साइड में अगर लीटर एटीएम आ गया है, हाँ अगर लेफ्ट हैंड साइड में लीटर एटीएम आ रहा है तो राइट में भी लीटर एटीएम आना चाहिए। डायमेंशन इक्वालिटी तभी ना होगी, जो डायमेंशन लेफ्ट में होगी राइट में होनी चाहिए। तो इधर लीटर है, ये एटीएम है, तो यहाँ भी हमको आर की वैल्यू ऐसी रहे लेनी चाहिए जो इससे मिलती जुलती हो। तो बताओ इससे मिलती जुलती वैल्यू कौन सी, लीटर एटीएम वाली है, लास्ट वाली। तो ऐसे केस में हम आर की वैल्यू इससे मिलती जुलती रखेंगे, 0.0821 लीटर एटीएम, राइट। अब इसके बाद मान लीजिए हम एसआई सिस्टम में पूरा सब कुछ सॉल्व करें। एसआई सिस्टम, हमने वॉल्यूम का एसआई यूनिट है कितना, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब इसका एसआई यूनिट है। प्रेशर का एसआई यूनिट है क्या, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, यानी ये इसका एसआई यूनिट है। देखो बच्चों, अगर हमने वॉल्यूम को एसआई यूनिट में रखा जो कि मीटर क्यूब है, हमने प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, उसको पास्कल में रखा, वो एसआई यूनिट है। सोचो ये एसआई में है, ये एसआई में है, तो आर तो एनर्जी है ना, और एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है, जूल की कैलोरी, एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है, जूल सर, जूल। हाँ बिल्कुल, एनर्जी का एसआई यूनिट जूल है, तो हम किसमें रखेंगे, आर को यूनिट, एसआई यूनिट, आर भी एसआई यूनिट में, तो आर को भी हमको एसआई यूनिट में रखना है, एसआई यूनिट, ठीक है। और एसआई यूनिट में आर एनर्जी है, एनर्जी क्योंकि ये जूल कैलोरी सब एनर्जी की यूनिट है, जूल कैलोरी लीटर एटीएम एनर्जी की यूनिट है, तो उसको हम जूल में रखेंगे 8.31 जूल, बाकी पर मोल पर केल्विन दोनों जगह होगा, ठीक है। तो आर की कौन सी वैल्यू हमें रखनी है बच्चों, ये किस पे डिपेंड करेगा, आर की वैल्यू हमको ये रखनी है फर्स्ट या लास्ट। ये हमने फिर बताया कि देखो पहले देखो ये आर की वैल्यू पीओवी के हिसाब से रखेंगे। कैसे, पहला केस ये, दूसरा केस ये, इन दो में ही कोई केस मिलेगा, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, कोई तीसरा केस बनता ही नहीं जो आपको मिलेगा, ठीक है। इन दोनों में से ही कोई वैल्यू आपको रखनी फिलहाल, राइट। तीन तो वैल्यूज हैं, तो दो ही यूज करते हैं हम लोग। एक्सक्यूज मी सर। बोले बालक। सर, जो सी कंडीशन है उसमें आर मान लीजिए 8.31 जूल आपने रखा है, तो उसमें आपने डिवाइड नहीं किया मोल केल्विन जो आपने यूनिट रखा था।
नहीं नहीं, ये पूरा यूनिट है जूल, जो हम बोल रहे हैं हम यहाँ पे रख रहे हैं, ये डिवाइड नहीं किया है ना ना, कब डिवाइड नहीं किया हमने, पूरी यूनिट उठा के रखनी है, इसकी खाली यूनिट जूल थोड़ी है। 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, इसकी वैल्यू रख रहे हैं यहाँ से। ये 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर नहीं है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, पूरा यूनिट देखो, पर मोल पर केल्विन यहाँ भी है। ये तो हम पूरा यूनिट लिख रहे हैं, जूल में रखेंगे, बाकी पर मोल पर केल्विन तो है यूनिट ना जगह। इसका यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन, इसका कैलोरी पर मोल पर केल्विन, इसका लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तीनों में वही यूनिट्स हैं, बट हमको तो रख वहां करके पे भी यही कंसिडर करना है। हाँ, आपकी आवाज कट रही बहुत ज्यादा। चलिए, तो अब ये फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए हो तो अब मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको देने शुरू करता हूँ। अच्छा, ये एन या तो मोल आप निकाल लेना, और कई बार मोल की वैल्यू रखनी होगी तो मोल की वैल्यू उठा के आप कैसे भी रख सकते हो, एन अपॉन एन एस उठा के आप मोल निकाल सके रख सकते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से उठा के मोल यहाँ रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मोल के जितने फॉर्मूले पता हैं उन सबसे मोल की वैल्यू रखी जा सकती है अगर जरूरत पड़े तो जनरली तो मोल निकालने के लिए यूज होता है, लेकिन मोल रखना पड़े तो चाहे एन अपॉन एन ए से रखना पड़े, चाहे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से रखना पड़े, और चाहे अभी वी अपॉन वी नॉट, कैसे भी देखो हम मोल रख सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, एक क्वेश्चन लिखो चलो। देखिए, find out moles of gas present in 100 liter at STP। चलो, find out moles of gas present at 100 liter at STP। क्या लगता है, एसटीपी है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सीधे सीधे पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं, मत फालतू मत यूज करो। क्या करोगे, वी अपॉन वी नॉट, मोल ही ना निकालने हैं, सीधे वी अपॉन वी नॉट, डायरेक्ट आंसर आएगा एक लाइन में। अगर एसटीपी बोला है तुरंत शॉर्ट फॉर्मूला यूज करो। जल्दी बताओ आंसर कितना है, कॉपी में करते रहो कैलकुलेशन, बगल में कॉपी रखो, कैलकुलेशन चालू। सर 100/22.4 लीटर। ये तो डिवाइड करो यार, ये एग्जाम में हमें फाइनल आंसर तक पहुंचना है। सर आपने बोला जल्दी से, इसलिए मैं ऐसे दे दिया। ठीक है, एक सेकंड देर से। मोल इक्वल टू वी अपॉन वी नॉट, वी हो गया 100 अपॉन 22.4, डिवाइड करो। डिवाइड करके एक बार देख लो ना, वो तो है तो बहुत आसान कंसेप्ट, तो एक लाइन में। कितना आया, 4.46 मोल। चलिए, अब एक क्वेश्चन और, फाइंड आउट मोल्स ऑफ गैस present in 100 liter at 2 atmospheric pressure, 2 atm pressure and 500 Kelvin या 10,000 Kelvin या 1000 Kelvin temperature। कैलकुलेशन आसान रहेगा 1000 लेने पे, करो फटाफट। अब कंडीशन एसटीपी नहीं है, ये 2 एटीएम है और ये 1000 केल्विन। एसटीपी क्या है, एसटीपी था 1 एटीएम और 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 1 एटीएम होता, यहाँ पे 273 केल्विन होता तो एसटीपी था। एसटीपी नहीं है तो हम यूज करेंगे पीवी को एनआरटी यूज करो, और क्योंकि प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो प्रेशर एटीएम वॉल्यूम लीटर में आर की वैल्यू रखनी है, टी आपको दिया है, एन निकालना, करो कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है अब तो। Sir, 2.81. 2.81, गुड। सर लोग पीवी बताइए, इज वेरीफाई इक्वल करो टू फिर। एन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में एन क्या था? बेटा एन ही तो मोल है, एन तो मोल है ना। आप देखो नोट नंबर 1 में लिखाया है एन क्या है, वही तो निकालना है, एन मोल है इसमें। सर कितना बोला आपने? 2.81. गुड। आर की वैल्यू क्या रखी है आपने? 0.0871 liter atmosphere
बेटा 71 नहीं है, 21 है, 21 0.0821 लिखना है, 71 नहीं है वो। करेक्ट करो एक बार, वैसे सही आंसर आपका 71 के हिसाब से। इसको आप नोट्स में करेक्ट करिए, 0.0821 होना चाहिए यहाँ पे, 21 राइट। बाकी सही है आंसर वही, अगर 71 रखेंगे तो वही आंसर आएगा, 21 रखेंगे थोड़ा डिफर करेगा। ठीक है, तो वही था 100 लीटर का मोल कैसे निकालना है। 100 लीटर में 4.46 मोल भी आ सकते हैं, 100 लीटर में ये भी जो मोल इन्होंने बताया वो भी आ सकते हैं। ठीक है ना। सबका आंसर आया पीवी कोरोनाटी से। मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है वो आया है 2.43 या 2.44 मान लीजिए। ठीक है, 2.44 आंसर है इसका। पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर कितना हो गया 2 atm, वॉल्यूम रखना 100 लीटर, मोल तो निकालना ही है क्वेश्चन मार्क, टेम्परेचर 1000 केल्विन, और आर की वैल्यू क्योंकि ये एटीएम है, ये लीटर है, तो 0.0821 रखना है, 0.0821 लीटर एटीएम। सॉल्व करो, वही आंसर आएगा जो धैर्य ने बोला है, उसके आसपास 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो मुझे लगता है आप मेरी बात समझ गए हैं। गैस एंड मोल जो हम टारगेट लेके चले थे, हमारे गैस, आप जान रहे हैं गैसेस आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, दूर दूर रहते हैं, इनका शेप फिक्स नहीं होता है, इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, तो वॉल्यूम जिस वेसल में रखे उस पर डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से वॉल्यूम बदलता है। कैसे बदलता है मैंने बताया, एसटीपी इन नॉन एसटीपी जनरल। ठीक है ना, बात ध्यान रखना बच्चों। अभी हम आपको 9th में से इतना बता रहे हैं कि अगर ये एटीएम दिया, लीटर दिया है तो ऐसे यूज करना है, ये पास्कल दी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब दिया है तो एसआई में, तो एसआई में रखना है। और कई बार फिर आगे जाके हम जब आगे बढ़ेंगे देखना, प्रेशर के और भी यूनिट हम पढ़ेंगे, प्रेशर के और भी यूनिट पढ़ेंगे, उनमें इंटर कन्वर्जन भी होता है कि नहीं, हमें इस यूनिट में दिया इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, आ जाएगा पिक्चर में। ठीक है, अच्छा बच्चा लोग ये बताओ, अगले वीक से क्या आप लोग 2-2 घंटे की क्लास लगा सकते हैं? आप लोग एक क्लास कर पाएंगे 2 घंटे की? जैसे हफ्ते में 2 बार लगनी थी, मतलब हफ्ते में आपको 8 आवर्स की क्लास चलनी है। सैटरडे को 4 घंटे, 2 घंटा और 2 घंटा, और संडे को। क्या आप लोग 2 ऑनलाइन 2 घंटा कोप अप कर पाएंगे? सर अगर 1 घंटे Yes, के sir. बाद 10 मिनट का ब्रेक मिल जाए तो अच्छा है। अच्छा जी, या फिर 1.5 आवर का कर दें, 1.5 आवर के 2 क्लास, सैटरडे को भी संडे को भी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, सर 2 घंटे का भी चलेगा, लेकिन अगर बीच में 5 मिनट्स का भी ब्रेक मिल जाएगा तो काफी है। फिर लगातार स्क्रीन पे बैठने से बीच में, हाँ हाँ, इसीलिए हम 1 घंटे की डिसएडवांटेज क्लास कर रहे थे आप, इसीलिए आपका हम 1 घंटे की क्लास कर रहे थे। लेकिन अब मैं पूछ रहे हैं कि 1 घंटे में सिलेबस आगे बढ़ेगा नहीं, धीमे धीमे, बहुत धीमे बढ़ेगा। इसको बढ़ाने के लिए केमिस्ट्री का सब्जेक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन मैथ, एसएसटी और बायो जो बाकी हैं, टाइमिंग बढ़ेगा तब ना आप सिलेबस आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, अगले हफ्ते 1.5 आवर करके देखते हैं, फिर हमको बताइएगा आप लोग कि क्या उसको 2 घंटे उसके बाद कर सकते हैं, अगर आपको लगे, क्योंकि 2 घंटा ऑनलाइन बैठना थोड़ा मुश्किल है आप छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, 11th-12th में तो हमारा एक लेक्चर 2 घंटे से कम होता ही नहीं। आज ही एक सुबह का लेक्चर लिया 2.25 घंटे का, लगातार 2.25 घंटे पढ़ाया, तो ऐसा रहता है। लेकिन आप लोग छोटे, अभी भी आदत थोड़ी कम है, और दूसरा ऑनलाइन मीडियम और थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता ना हो, बट हार्मफुल भी नहीं है। तो देखिएगा अगले वीक में हम 1.5 घंटे की क्लास लगाएंगे आपके, और उसके बाद देखते हैं अगर आप लोगों को सूट करता है तो उसके नेक्स्ट वीक फिर टाइम और बढ़ा देंगे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? नो सर। ठीक है, ये मैं वोट वर्क आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, और ठीक है, बाकी तो पढ़ाई दिया, हो सकता है एक सीपीपी भी आपको दे दूं, सीपीपी मैंने बनाया नहीं, आज बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, थैंक sir. यू सर। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। अच्छा सुनो, आप सभी लोग, चलो ओटीपी डाल रहा हूँ, अटेंडेंस बना देना आप लोग। ठीक है, ओटीपी ग्रुप में डालता हूँ। Okay, sir.